कि एक डिज़ाइनर था, उसका काम इतना बढ़िया था, मैं कुछ भी सैलरी दे दूँ उसको, जितना मांगेगा वो, या 1 लाख 2 लाख कितना भी मांगता महीने का मैं दे देता। हम अभी एक्टिवली हायर कर रहे हैं हमारी कंपनी में, हम नहीं देखते किसी का भी स्केचिंग, किसी का भी ड्राइंग, किसी का भी डिज़ाइन टूल। वी लुक एट हाउ क्रिएटिव दे आर। इमेजिन एक डिज़ाइनर की गलती से एक गलत प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस करियर कि इसमें कोई भी डिग्री या कोई भी, जैसे आपने बताया कि ड्राइंग की या ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अच्छा पोर्टफोलियो है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो कि आपने, लेट्स से मैंने आज से स्टार्ट करा और नेक्स्ट 6 महीने में मैंने कोर्सेज करे, मैंने यूट्यूब से सीखा और मैंने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, तो हो सकता है कि अनीकी आपको हायर कर लें। डेफिनेटली। लेट्स टॉक अबाउट द लोगो ऑफ हाउस ऑफ एक्स। Welcome to another episode of Plan B with Swati, where we explore different career options और Plan B options. आज जिस करियर पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी और आप समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो लेट्स से पेप्सी $1 million, BBC $1.8 million, Nike $75 एंड Accenture $100 million। तो ये उनके सीईओ की सैलरी नहीं है, ये बेसिकली उनके लोगो डिज़ाइन की वर्थ है कि उन्होंने कितना स्पेंड किया था इन लोगों को बनाने में। तो इसी पे हम बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं जो कि काफ़ी यंग हैं। जिस टाइम पे, जिस एज पे लोग पार्टीज कर रहे होते हैं, लोग हैंग आउट कर रहे होते हैं, उस एज में ही इज़ रनिंग एन एजेंसी। इट्स अनीक जैन। Welcome to our podcast, Anik. Thank you so much for your time. Thank you, Swati, for having me. And that was amazing. It was a really nice introduction of the topic and very good, yeah, like amazing. Also, I would like to mention कि अनिक काफ़ी बड़े क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए लोगोज बना चुके हैं। वन ऑफ इज़ राज शमानी। उनके जो हाउस ऑफ एक्स जो उन्होंने नया एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसके लिए भी अनिक ने ही बनाया था। देन देर इज़ ऑल्सो ज़ीरोधा, आई गेस यू हैव क्रिएटेड फॉर ज़ीरोधा। एंड ऑल्सो मैं देख रही थी कि एक सिंगर के लिए भी आपने अभी रिसेंटली एक लोगो बनाया जो कि काफ़ी अच्छा था। In fact, if you wait for 2 weeks, Ranveer Alabadia is going to launch a new logo for TRS, and yes, we have designed for him as well. अमेजिंग। तो अभी अनीक मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि जो हिस्ट्री ऑफ लोगो है वो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कोविड के बाद इतना डिजिटल सब कुछ हो चुका है, अभी से लोगों ने लोगोस पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया है। तो आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल जिसमें कि देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड स्टेला आर्ट टॉयज जिनका फर्स्ट लोगो वॉज बिल्ड इन 1336। एंड देन देर इज़ ट्विनिंग्स, अ टी कंपनी, एंड देन देर इज़ LV, देन देर इज़ नेस्ले, जो कि 80s और उस टाइम से लोगों उन्होंने समझ लिया था कि लोगों का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो उस टाइम से, और ये वो ब्रांड है जिनका लोगो आज भी वही है। ट्विनिंग्स का लोगो भी यू विल सी कि आज भी वही सेम है, स्टेला आर्ट टॉयज का भी आज भी सेम है, LV का भी इज़ ऑल्सो सेम। कुछ कंपनीज चेंज कर रही हैं, जैसे अभी रिसेंटली जैगुआर ने चेंज करा था और उस पर काफ़ी अलग अलग वो भी आ रहे थे कि कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया वो लोगो। What is your thought on लोगो ब्रांडिंग की हिस्ट्री से, क्योंकि हम चलता आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? like what's the impact of a logo on a brand? Got it. Okay. So I will give my perspective. As you talked about कि 18 से 13 से चला आ रहा है लोगो डिज़ाइन। पहले people didn't used to know कि लोगो डिज़ाइन एज अ टर्म एग्जिस्ट करता है। पहले सबके लिए एक ब्रांड मार्क टाइप ऑफ रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कमोडिटी, आप एक गुड बेच रहे हो एंड यू वांट टू पुट योर ब्रांड का थप्पा ऑन दैट, तो आप उसको उस पर डाल के आपको पता है कि चलो आपका ब्रांड है एंड दैट्स हाउ यू ट्राई टू सेल इट। बट in today's time, the logo design term has completely changed, completely revolutionized. It's much more than sort of having that brand mark on it. It's more like how you feel when you have a certain good or a certain commodity of that brand mark. For example, if I have an LV wallet, how do I feel having that LV wallet? It's not just about that LV ka logo on it. You know, it's about the quality of leather used in it. It's about the stitching of the handicraft people doing and working towards it. It's also about going to the LV store, which is such a grand store, experiencing buying that product. So nowadays the meaning and just the face value of the company has changed, and there was a lot of controversy behind the Jaguar logo. We all saw that, and the reason that happened is because people are not understanding that the logo is just a logo. It does not define what the brand is or what the brand does.
brands change those logo is because they want to have a different message to the customers altogether. Jaguar did a very, very smart move, I would say, and I got a lot of hate on that because I really liked what Jaguar did with the brand. If you just leave the design aspect aside, I know that they might have, did a terrible job in the design aspect, but if you see the company aspect of it, they were falling down. They were literally into losses. They are in losses. I'll give you an example. So let's say you have like 50-60 lakh rupees and you are someone who likes to drive a car. You will obviously purchase a BMW because it's a driver's car. And let's say you have maybe a little higher budget and then you want to sort of sit back in the car. You have a chauffeur and a driver for you. You will prefer a Mercedes. There's no other car better than that. Or even a Rolls Royce if you have a much higher budget. And let's say if you want both of that, if you want to sit back in the car with a driver, or if you want to drive the car itself, you will choose an Audi because Audi gives both of that. So Jaguar wasn't falling into any picture. And if you go out of India and if you want to try to choose an EV, there are EV options, but the best EV vehicle is Tesla. We all know that. So Jaguar saw the gap in the market. They are not they cannot compete with all the existing ones. Obviously, they have built in heritage. It's a UK based brand, and they have built that 10-year, 12-year, I don't know how many year long they were in the industry. They have built that value, but people are not buying Jaguar. And they thought of not only changing the logo, but the entire brand altogether. That's why you see all the poster deleted, everything is revamped. And now they are going to go all electric. You will never not see an engine or a petrol car or a diesel car from Jaguar now onwards. So I feel like it's not just the logo that has changed, but the entire brand that has evolved from that. And if you see the number of searches happened, it just spiked up. People all over internet were talking about Jaguar last week. So they did a pretty great job in the marketing aspect and grabbing people's eye. And on 2nd December, in a few days, they're going to launch the car which they have built up this hype about. So I think they did a fantastic job. You're saying कि एक ब्रांड के लिए लोगो इम्पोर्टेंट होता है, बट अगर लोगो चेंज करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट एक ब्रांड, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं उस लोगो के. This was your point. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं व्हेन यू चेंज द लोगो. ऐसा नहीं है कि उनको चलो पसंद नहीं आ गया लोगो तो इस लोगो चेंज कर रहे. हर एक डिजाइन डिसीजन के पीछे एक फैक्टर होता है. अभी 6 months पहले फेसबुक ने अपना लोगो चेंज किया. वो लोग ने फेसबुक का हॉरिजॉन्टल लाइन F का 16 डिग्री था, उसको 12 डिग्री कर दिया एंड ब्लू को सैचुरेटेड कर दिया. अब ये करने का रीजन ये है बिकॉज फेसबुक में देयर आर मोर एल्डरली ऑडियंस, जो लोग के मतलब बहुत सारे व्हेन यू एज आपका आई साइट थोड़ा वीक हो जाता है. एंड ब्लू का सैचुरेशन करने का मीनिंग ये है कि आपको इजीली वो ऐप दिखे इतने सारे एप्स में से. सो स्मॉल थिंग्स होती है, नॉट जस्ट बिकॉज कि उनको एस्थेटिक बनना है, बहुत सारी फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी होती है ऑफ चेंजिंग द ब्रांड लोगो. वी हैव डिस्कस कि क्या इम्पैक्ट होता है एक ब्रांड के ऊपर. और आज के टाइम पे जो भी हम डेली बेसिस में जितने भी लोगोज हम यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ आई से जोमेटो, स्विगी, गूगल पे, पेटीएम, तो एक माइंड में इमेज बन जाती है. और वो इमेज किसी एक्टर की नहीं होती है कि इस एक्टर ने इस पे ऐड करी थी या उसने एक्टर पे ऐड करी थी. हमें माइंड में जो इमेज आती है वो उसका लोगो ही होता है. तो दिस इज़ द पावर ऑफ लोगो कि अगर मैं बोलती हूँ ना जोमेटो, तो वो लोगो आ जाएगा कि रेड कलर में वाइट कलर से ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है. तो दिस इज़ द पावर ऑफ लोगो कि कितना इम्पैक्ट करता है वो. ओके, सो इफ़ आई कंसिडर दिस करियर कि कितना इम्पैक्टफुल है ये, इतनी वर्थ होती है, कितना लोग पैसे खर्च करते हैं एक अच्छी ब्रांडिंग और लोगों के ऊपर. तो इफ़ आई से कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस करियर, तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लोगो डिज़ाइनर में जिससे मैं चेक भी कर पाऊँ. जो मेरा प्लान ए था वो फेल हो चुका है, तो अब मैं प्लान बी कंसिडर कर रही हूँ, तो व्हाट क्वालिटी शुड आई चेक कि हाँ मैं कर सकती हूँ. ओके, गॉट इट. फॉर अ लोगो डिज़ाइनर मैं ऐसा बोलूँगा, क्वालिटी सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. कोई भी लोगो डिज़ाइनर हो या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वो अगर घर से बाहर निकले तो दैट पर्सन शुड बी क्यूरियस. उनको वो अपने दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि यार ये पोस्टर ऐसा क्यों बना हुआ है, ये साइन बोर्ड में लोगो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या होगा. अच्छा है लोगो, बट इसका रीज़न क्या होगा, उसकी किसने कंपनी बनाई होगी, हु मेड दैट. सो फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हेनेवर जब भी बाहर जाता हूँ, माय फ्रेंड्स मेरे पागल हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे को इससे बाहर जाना ही नहीं है. एवरीवेयर आई गो, जिधर भी जाता हूँ, आई ऑलवेज सी टाइपोग्राफी.
हर जगह मैं कुछ ना कुछ डिज़ाइन में मीनिंग ढूंढता हूँ. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों ऐसा बना है, बिकॉज दैट हेल्प्स मी consume value and then put that in my work at the company as well, train my team as well. So that is why I'm always curious. So curiosity सबसे important चीज़ है. Second, I would say that you also have to be very open to be adaptable. अभी जैसे अभी AI आ रहा है, it's trying to take over our jobs. बहुत सारे लोगो जनरेटर्स आ गए हैं, वेबसाइट्स बना रहा है AI. So आपको ओपन रहना चाहिए टू अडेप्ट टू न्यू थिंग्स, है ना. अभी लोगो डिज़ाइन तो हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं. अभी हमारे पास इलस्ट्रेटर, एडोबी, सारे सॉफ्टवेयर है. बट जब ये सॉफ्टवेयर नहीं थे तभी भी तो डिज़ाइनर्स थे, तो वो डिज़ाइनर्स एक्चुअली ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे. एक्चुअल लेटर्स को लेके एक जगह पे असेंबल करके प्रॉपर प्रिंट करते थे. टेक्नोलॉजी तभी नहीं थी इतनी, बट डिज़ाइन तभी था. एंड उससे पहले भी डिज़ाइन था. सो ऐसा नहीं है कि वो लोग के जॉब चले गए. इट इज़ कि वो लोग ने अडेप्ट कर दिया न्यू सिस्टम्स को. सो अभी के ये एज के लोगो डिज़ाइनर्स हैं या फिर जो भी बनना चाह रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी ओपन टू अडेप्टिंग विद द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ कमिंग. ऐसा नहीं है कि मैं बेस्ट लोगो डिज़ाइनर हूँ, मैं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, AI विल नेवर टेक माई जॉब. इफ़ यू हैव दैट माइंड सेट, इट विल टेक योर जॉब. इट विल बी द फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ द बिजनेस. तो वैसा I would say these two things are very very important. And third, I would say that learning the basics and your principles is very important. And एक word होता है something called design snob, है ना. वो इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट बाहर बहुत यूज़ करते हैं. डिज़ाइन स्नॉब करके वर्ड होता है, SNOB. बेसिकली ये चीज़ ऐसा होती है कि it has become very cliche of a graphic designer. कोई रेस्टोरेंट में जाए और मेन्यू वाले को बोले कि आपका मेन्यू अच्छा नहीं बना है. समटाइम्स हर एक चीज़ आपके लिए नहीं बनाई गई है. हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है बनाने का. हर एक डिज़ाइन का एक डिसीजन होता है एंड एक डिफरेंट टारगेट ऑडियंस होता है. अभी आप एक यंग 20-year-old हो, आपको नहीं पसंद आएगा कि आप कोई कोई रेस्टोरेंट में जाओ जो 50 years old के लिए टारगेट ऑडियंस के लिए बना है. सुपर प्रीमियम, you won't like it, so it's you don't have to judge everything. You don't have to criticize and you critique on everything just because आपको थोड़ा बहुत चीज़ें आती है. So don't be a design snob, है ना. The curiosity, open to adaptability and not to be a design snob, ये 3 चीज़ें बोलूँगा very important for logo designers in today's age. इसमें स्केचिंग या ड्राइंग का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुझे स्केचिंग आनी चाहिए, ड्राइंग आनी चाहिए. नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें इजीली लर्न कर सकते हैं. अभी हम अभी एक्टिवली हायर कर रहे हैं हमारी कंपनी में. हम नहीं देखते किसी का भी स्केचिंग, किसी का भी ड्राइंग, किसी का भी डिज़ाइन टूल. वी लुक एट हाउ क्रिएटिव दे आर. वी लुक एट कि कैसे हमने एक प्रॉब्लम दिया है एंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देखते हैं, बट कैसे सॉल्व किया है वो देखते हैं. वी डोंट सी कि वो लोग कौन से पाथ पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे, बट वी सी कि कौन से प्रोसेस पे वो लोग लेके पहुंचे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सोल्यूशन बनाना कोई भी सिखा सकता है, लोगो डिज़ाइन कराना कोई भी सिखा सकता है, इलस्ट्रेटर टूल्स, पोस्टर बनाना कोई भी सिखा सकता है, बट कैसे वो प्रॉब्लम को टैकल करना है, कैसे अप्रोच करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो कोई नहीं सिखा सकता, वो आपके अंदर होना चाहिए. एंड वी ट्राई टू फाइंड दोज टैलेंटेड पीपल जब हम हायर करते हैं कंपनी में. ऐसा ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस करियर कि इसमें कोई भी डिग्री या कोई भी, जैसे आपने बताया कि ड्राइंग की या ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपका अच्छा पोर्टफोलियो है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. कि आपने लेट्स से मैंने आज से स्टार्ट करा और नेक्स्ट 6 महीने में मैंने कोर्सेज करे, मैंने यूट्यूब से सीखा और मैंने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, तो हो सकता है कि अनिकी आपको हायर कर ले. डेफिनेटली. एंड डिग्री तो हम पूछते भी नहीं है. आई डोंट हैव अ डिग्री. मेरी कंपनी में आई एम द यंगेस्ट पर्सन. मैं 22 years का हूँ. मेरी कंपनी में सब 25 साल के ऊपर है. तो आई डोंट लुक एट डिग्री. आई हायर डायरेक्टली बाय लुकिंग एट कि वो बंदा या बंदी, इफ द पर्सन इज हैव अ गुड डिसिप्लिन. हमने रिसेंटली एक जन को हायर किया था. आई थिंक दे वर्क फ्रॉम बैंगलोर एंड इनक्रेडिबल वर्क. बहुत अच्छा काम था, वेरी गुड वर्क. आई मीन मैं उसको कितना भी सैलरी दे सकता था, जितना मांगता देता. बट द प्रॉब्लम वाज दैट गाय डिड नॉट हैव अ डिसिप्लिन. he was lacking discipline. मीटिंग पे टाइम पे नहीं आता था, कॉल्स नहीं उठाता था, काम नहीं करता था. So we still dragged him for 4 months, but then we thought कि we are wasting and spending a lot of time on them. So it was a tough decision to let them go because the work was incredible. Like the best work I've seen, better than me, way better than me. But yeah, discipline is also very important. In fact, any field, I think discipline is very important. कोई भी फील्ड में हो आप, है ना.
वैसा। Yes, definitely. Me and my partner, we are running a video management agency. We also work with big creators. So ये मैंने भी फेस किया है कि रिलायबल अगर आपको नहीं मिलते वीडियो एडिटर्स, वेदर इट दे आर ग्राफिक डिजाइनर्स, अगर वो रिलायबल नहीं है, चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर वो रिलायबल नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा उनसे। 100%। आपके क्लाइंट बैठे रहेंगे वीडियोस के लिए, ग्राफिक्स के लिए, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो फिर उनका बेनिफिट नहीं हो पाता है इतना। तो वी हैव टू लेट देम गो कि जो टैलेंट कम हो चलेगा बट रिलायबल होना चाहिए कि हाँ मैं रिलाई कर सकती हूँ इस पर्सन पे कि ये मुझे काम पे मतलब टाइम पे मुझे ये वर्क डिलीवर करेंगे। सो मैं अभी पढ़ रही थी कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लोगो, लाइक देयर इज एब्स्ट्रैक्ट, देयर इज लाइक मैस्कॉट, लेटर मार्क एंड अदर जो मेरे को याद नहीं आ रहे अभी। तो 7 टाइप्स के होते हैं। तो इफ़ आई कंसिडर दिस करियर तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे किस ब्रांड के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए, किस टाइप का लोगो वुड बी लाइक जस्टिस करेगा उस चीज़ गॉट पे। इट। बहुत सारे लोग को लगता है कि जब आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो आपको सबसे स्मार्ट होना होता है एंड यू हैव ऑल द आंसर्स, बट ऐसा नहीं होता है। हाफ ऑफ द टाइम क्लाइंट ही आपको सारे आंसर्स दे देता है एंड यू हैव टू यूज द क्लाइंट टू गेट टू वेयर दे वांट टू गो। अभी फॉर एग्जांपल हम अभी डिज़ाइनर में इन द एजेंसी हम क्लाइंट को एक क्वेश्चनर भेजते हैं। क्वेश्चन में बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि आपको कैसे टाइप का ब्रांड चाहिए, आपको क्या कम्युनिकेट करना है, आपकी टारगेट ग्रुप कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन से लेके हमें रियलाइज होता है आपको कहाँ का लोगो यूज़ करना है। लेट्स से अगर हम एक एयरलाइन ब्रांड के लिए बना रहे लोगो, सो ऑब्वियसली वी विल नॉट मेक जस्ट अ लोगो टाइप, वी विल नीड अ ब्रांड मार्क, है ना। एयर इंडिया के पास भी एक ब्रांड मार्क था विच वॉज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड दे वांट टू हैव अ रिफ्रेश टू इट, इसलिए उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने रीब्रांड किया। सो ये सारे क्वेश्चंस हेल्प यू sort of filter down कि which explorations you can go into and you can client को सीधा पूछ भी सकते हो कि आप क्लाइंट को दिखा दो 7 लोगो ऑप्शंस है, आप चूज करो आपको कौन सा चाहिए। इट्स जस्ट अ डायरेक्ट, यू डोंट हैव टू थिंक सो मच कि क्लाइंट को डायरेक्टली पूछ दो कि एक आपको और कंपनी का मैस्कॉट चाहिए एंड मैस्कॉट के क्या बेनिफिट्स होते हैं फॉर अ कंपनी। अगर आपको एक ब्रांड मार्क चाहिए, ब्रांड मार्क क्यों हेल्प करता है कंपनी को, अगर आपको सिर्फ लोगो टाइप चाहिए तो क्या फील आएगा, लुक एंड फील। So वैसे करके I think you can try and figure out कि what the client exactly wants. So that's how you can solve that. सो लेट्स टॉक अबाउट द लोगो ऑफ हाउस ऑफ एक्स। तो जैसे मैं एक इंटरव्यू आपको देख रही थी कि उन्होंने कोई ब्रीफ ही नहीं दिया था आपको कि उनको कैसा चाहिए, उन्होंने कहा था बस सेक्सी, जेंजी और मिनिमल। Yes, you've done your research well. पूरा वीडियो देख लिया होगा आपने। हाँ, उसमें फिर क्या विजन थी आपकी कि आपने उसमें सिंबल यूज क्यों नहीं किया, और जेंजी का क्या उसमें आपने टच ऐड किया, मतलब जेंजी लुक कैसे दे रहा है वो हाउस ऑफ एक्स? Actually, I did use a symbol. वो जो X का है ना उसको सिंबल बुला दो, ब्रांड मार्क बुला दो, अभी लेटर मार्क बुला Okay. दो। काफ़ी सारे सेम चीज़ के काफ़ी इंटरप्रिटेशंस होते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं। तो आई डिड यूज़ दैट एंड द थिंग इज राज डिड नॉट गिव मी अ प्रॉपर ब्रीफ। उसने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं डायरेक्टली बिकॉज मैं उसका विजन समझ गया था। मैं उसके घर पे रात के 2-2 बजे तक बैठता था, उसका पिच डेक बनाता था लोगो बनने से पहले। सो आई अंडरस्टूड कि वो हाउस ऑफ एक्स का क्या उसका विजन है, वो क्या करना चाह रहा है। एंड आई थिंक उसके बाद उसको कोई ब्रीफ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज मैं राज के पॉडकास्ट भी सुनता था बहुत। आई यूज्ड टू फॉलो हिम सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड आई अंडरस्टूड कि वो कैसा बंदा है, व्हाट हिज वाइब इज, एंड अकॉर्डिंगली आई जस्ट डिड माई थिंग एंड काफ़ी आइट्रेशन लगे, ऑलमोस्ट लाइक 50 आइट्रेशन लगे, बट देन then once we got it, we got it. तो आपने उसमें ग्रीन कलर क्यों यूज किया, मतलब ग्रीन कलर का क्या? ग्रीन कलर का देयर वाज अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड इट, पर सबसे मेन रीजन ये था कि हाउस ऑफ एक्स इज अ ब्रांड जो क्रिएटर्स को अपने ब्रांड स्टार्ट करने का हेल्प करेगा। एंड क्रिएट अ ब्रांड क्यों स्टार्ट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मे बी टू प्रोवाइड टू हिज ऑडियंस और टू गेट अ मॉनेटरी बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड जब आप मनी एस्पेक्ट देखते हो, मनी का द मेन सिग्निफिकेंस इज आइदर ब्लू और ग्रीन। दैट्स वाई सारे बैंक्स के जितने भी इंडिया में बैंक्स देख लो सबके पास ब्लू होगा ही एक्सेप्ट एक्सिस बैंक। तो ब्लू और ग्रीन था, एंड ब्लू बहुत ही ओवर यूज कलर था। सो द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैड ग्रीन, समथिंग वेरी जेंजी, समथिंग वेरी वाइब्रेंट। तो दैट इज व्हाई वी यूज द कलर ग्रीन। सो इसमें वी कैन से कि आपने कलर साइकोलॉजी को समझा यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ड्राइंग आनी चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि इस इलस्ट्रेटर पे कैसे शेप्स बनती हैं या क्या बनता है, मुझे साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। जो कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें मैकडॉनल्ड्स ने उस टाइम पे जब उन्होंने अपना लोगो बनाया था तो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करा था
कि वो एक ऐसा लोगो बनाने में हेल्प करें कि जिसको 4 साल का बच्चा भी ईजिली समझ ले। तो लोगो डिज़ाइनिंग के साथ साथ हमें साइकोलॉजी भी आनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा लोगो बना सकते हैं और उसमें एक मैसेज दे पाएंगे बेटर। और ओके, सो आई वुड से दैट डिज़ाइन ऐसा फील्ड है कि आप अपने लिए डिज़ाइन नहीं करते हो, आप कुछ भी डिज़ाइन करते हो, यू नेवर डिज़ाइन फॉर योर सेल्फ, है ना। अगर आपको खुद के लिए डिज़ाइन करना है, आपको खुद के लिए कुछ बनाना है, देयर इज़ अ फील्ड कॉल्ड आर्ट्स, है ना। तो आर्ट्स इज समथिंग कि आप खुद के लिए कुछ पेंटिंग बना रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, बट डिज़ाइन इज़ वेरी मच समथिंग यू मेक फॉर अदर पीपल। अभी लेट्स से आई गेट अ प्रोजेक्ट कि मुझे बॉम्बे के मुंबई के सारे स्ट्रीट साइंस रीडिज़ाइन करने हैं, है ना। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे को ऑरेंज कलर पसंद है तो मैं स्ट्रीट साइन पर ऑरेंज डाल दूँ, यू नो, यू गेट इट ना। तो हर एक डिज़ाइन डिसीजन का एक रीज़न होता है, एक मीनिंग होता है ना। एंड यू हैव टू प्रिफर दैट ओवर द एस्थेटिक्स ऑफ इट। डिज़ाइन इज़ वेरी क्रिटिकल। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको कि 1850s में आई थिंक एक इलेक्शन हुआ था यूएस में, आई थिंक 1920s में हुआ था यूएस में इलेक्शंस। तो वहाँ पे एक वोटिंग बूथ रखा था एंड एक डिज़ाइनर को हायर किया था कि ये 20 प्रेसिडेंट्स के नाम है, आपको इतने से डब्बे में सबके नाम लिस्ट में फिट करने हैं। तो अगर वो डिज़ाइनर एक के नीचे एक करती तो लिस्ट वो जगह में फिट ही नहीं आता। तो उसने क्या किया, एक इधर किया, फिर उसके बाजू में नीचे किया, देन उसके और नीचे। सो शी डिड एन ऑल्टरनेट वेरिएशन। उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, जो नंबरिंग था, पीपल को लगता है कि लिस्ट फॉर्मेट इज वन बिलो द अदर, बट द सेकंड वन वाज राइट ऑन द बिसाइड्स ऑफ इट। तो लोग गलत प्रेसिडेंट को वोट किए। इमेजिन एक डिज़ाइनर की गलती से एक गलत प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया एंड दैट इट वाज अ वेरी मिसहैप ऑन दैट टाइम। एंड सो ऐसे डिज़ाइन से बहुत सारे मिस्टेक्स होते हुए। सो वी हैव टू मेक श्योर एज डिज़ाइनर्स कि हम अपने लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे। आई नो कि आप जो अपने हाथों से बनाते हो, इट्स वेरी डियर टू योर हार्ट, यू नो, आप अपनी मेहनत से बनाते हो, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट हम लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी मैं कुछ बैनर बनाऊँ जो एक बड़े बिलबोर्ड पे लगे, वो बिलबोर्ड को 16,000 20,000 लोग देखे, वो 20,000 में से सिर्फ 200 लोग डिज़ाइनर्स हो गए, बाकी सब नॉर्मल पीपल है। तो हम नॉर्मल लोग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हम हमारे डिज़ाइनर्स के लिए नहीं कर रहे, यू नो। सो हमें वो ध्यान में रखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि लोगो बना दिया और जस्ट काम खत्म हो गया। कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो लोगो में ही कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि गूगल। तो गूगल ने जैसे इलस्ट्रेटर्स वो हायर करते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं। तो जैसे कोई डे आ गया, लेट्स से फादर्स डे, तो वो अपने लोगों को उसी तरह से चेंज कर देते हैं। तो ये उन्होंने शायद 2000 में स्टार्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगो बना दिया और काम खत्म हो जाएगा। हम उसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि हर डे पे एक, मतलब लोग इसी चीज के लिए हमें जाने कि आज ये डे है तो आज मतलब गूगल ने क्या बनाया इस चीज के ऊपर, जो कि नॉर्मल लोग तो देखते ही हैं कि आज क्या बनाया, बट ऑल्सो डिजाइनर्स भी देखते हैं कि इस चीज के ऊपर उन्होंने किस टाइप से इलस्ट्रेशंस करी है। कि अब हम कंप्लीट रोड मैप पे बात करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग लोगो डिजाइनिंग का कंप्लीट रोड मैप कैसे होना चाहिए। आई थिंक अ गुड वे टू आंसर दिस इज, मैं अपनी जर्नी के बारे में क्विकली समराइज करके बता सकता हूँ कि मैंने कैसे किया, तो मे बी किसी को हेल्प हो जाए उसमें। सो आई स्टार्टेड, मतलब मैंने 12th के बाद से मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर सीख गया था। सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिया, क्योंकि होता क्या है, अगर आपको सॉफ्टवेयर आ गया ना, तो आपके कुछ भी आइडिया दिमाग में आता है, आप उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाओगे, है ना। अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं आया तो आप एग्जीक्यूशन में रह जाओगे एंड मे बी आपको लगेगा कि वो आइडिया अच्छा नहीं है, बट आइडिया अच्छा है, पर आप एग्जीक्यूशन में फेल कर लेते हो। सारे सबसे पहले है कि सारे सॉफ्टवेयर सीख जाने का, एंड सारे मतलब इट्स गुड इफ यू वांट टू बिकम अ लोगो डिजाइनर एंड अ ग्राफिक डिजाइनर, द बेस्ट सॉफ्टवेयर आर Adobe Illustrator, Photoshop, Figma is really good, and you can also learn Premiere Pro, After Effects, and basic softwares इतने आ जाने चाहिए। InDesign is also very nice। तो पहले सॉफ्टवेयर सीख लो, एक बार आप उसमें अच्छे से, यू नो, यू आर वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग, देन उसके बाद आई वुड से दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स। आप फेक प्रोजेक्ट्स कर लो, गो ऑन दिस वेबसाइट कॉल्ड fakebrief.com। वहाँ जाके फेक क्लाइंट्स के ब्रीफ्स होते हैं कि ब्रांड का नाम ये है, उनको ये चाहिए। स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, आप वो करना सीख लो। देन ऑफ कोर्स आपको जो अपना जो काम किया वो पसंद नहीं आएगा, बट दैट वो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड उसके बाद आई वुड से दैट, यू नो, मैंने पूरा, और ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने सब यूट्यूब पे सीखा है। एवरीथिंग आई हैव लर्नड इज ऑनलाइन, सब बाहर से सीखा है। मैं गया हूँ कॉलेज, आई हैव बीन टू कॉलेज, बट कॉलेज में मैं ऑनेस्टली इतने लेक्चर अटेंड नहीं करता था। आई वॉज बिजी वर्किंग ऑन फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करता था, लंच ब्रेक में क्लास बंक करके एंड ऑल दैट। आई वुड नॉट एडवाइज एनीवन टू डू दैट। कोई ऐसा, डोंट
टेक माई वर्ड ऑन दैट, बट या मैं वैसे करता था। लर्निंग डिजाइन प्रिंसिपल्स इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके प्रिंसिपल्स इन प्लेस होने चाहिए। बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, हायरार्की, हार्मनी, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए एंड रट्टा होनी चाहिए। एंड इट्स नॉट, दीज आर नॉट जार्गन्स, दीज आर समथिंग कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। अभी स्वाति, यू गिव मी अ लेआउट, ओके, एक बुक पेज का लेआउट है, एकदम टेक्स्ट इधर है, फोटो इधर है, इधर है, सो आई विल नो कि उसको फिक्स कैसे करना है। अब जब मैं उसको फिक्स करने जाऊंगा, मैं बुक नहीं खोलूंगा डिजाइन प्रिंसिपल्स का कि ये लेआउटिंग है, कॉम्पोजिशन ऐसा है, ऐसा नहीं। मेरे को दिमाग में पता है, बिकॉज मैंने इतने टाइम से इतने सारे गुड डिजाइन्स देखे हैं, इतने इंस्पिरेशंस इतने भर दिए मेरे दिमाग में कि आई नो कि उसको फिक्स कैसे करना है ना। आई विल नॉट ओपन अ बुक एंड उसमें कोई रूल्स नहीं है ऐसे, तो वो एक चीज़ है। लर्न योर डिजाइन प्रिंसिपल्स, स्टार्ट लुकिंग एट डिजाइन, मतलब डिजाइन देखते रहो, रोज कुछ ना कुछ नया देखते रहो। न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करो जो आर्टिकल्स बनाते हैं अबाउट डिज़ाइन। इंस्टाग्राम पे बकवास फालतू के रील्स मत देखा करो, अच्छे डिज़ाइन देखा करो। बड़े बड़े डिज़ाइन एजेंसीज के वेबसाइट्स देखो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। पेंटाग्राम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिज़ाइन एजेंसीज, तो उनके केस स्टडीज एंड प्रोफाइल्स देखो कि कैसे वो लोग एक प्रॉब्लम को टैकल करते हैं एंड ब्यूटीफुली कैसे एग्जीक्यूट होता है वो, है ना। उन्होंने अभी रिसेंटली पेपैल का लोगो बनाया, उन्होंने मोटो जीपी का लोगो बनाया, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स का उन्होंने कैसे लोगो चेंज किया, एंड सिर्फ लोगो ही नहीं चेंज किया, स्ट्रैटेजी कैसे दिया उन्होंने वो ब्रांड्स को। सो वो सब सीखो। एंड देन मैंने क्या किया, देन आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में मैं मेरा डिज़ाइन प्रोसेस दिखाता था, फ़ोन के पीछे ट्राइपॉड रख के नॉर्मल टाइम लैप्स पे दिखाता था। उससे दो चीज़ होती थी, पहले तो जो डिज़ाइन जो मेरे एज के डिज़ाइनर्स थे उनको पसंद आता था, तो वो लाइक सब्सक्राइब फॉलो करते थे। सेकेंड चीज़ होती थी कि क्लाइंट्स जो है वो अट्रैक्ट होते थे कि चलो ये बंदा कुछ डिज़ाइन कर रहा है एंड हम देख रहे हैं वो डिज़ाइन कर रहा है। सो ऐसे नहीं है कि मैंने उनका काम लेके किसी और को दे दिया। सो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया कि मैंने कंटेंट बनाया, मैं ही बना रहा हूँ और अच्छा बना रहा हूँ, है ना। तो उसकी वजह से क्लाइंट्स मिलने लगे, तो मैं फ्रीलांस करने लगा एंड 5-6 क्लाइंट आने लगे। अच्छा, टू अर्न गुड अमाउंट कॉलेज में ही, मतलब अच्छा बढ़िया सा अर्न कर रहा था। देन उसके बाद इतने सारे क्लाइंट्स आ गए बिकॉज मेरे रील्स वायरल होते गए, डिज़ाइन के रील्स वायरल होते गए ऐसा। तो फिर देन मैं एक डिसीजन लिया कि चलो अभी बहुत क्लाइंट्स आ गए, एक साथ इतने क्लाइंट्स को नहीं ले सकता था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, आइदर प्रोजेक्ट का प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं तभी लोगों का 1 लाख चार्ज करता था, तो मैं लोगों का 2-3 लाख चार्ज करके महीने के 5 क्लाइंट से लूँ, है ना। या फिर मैं लोगों का चार्ज 1 लाख या 1.5 लाख लेके महीने के 50 क्लाइंट्स दो एंड एक बिजनेस बनाओ। तो आई चोज द सेकेंड वे, कि मैंने एजेंट को हायर किया एज एन इंटर्न, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 2 लोग को हायर किया। तो जो जहाँ पे लेट्स से अगर हम लोगो डिज़ाइन के बाद प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन का काम मैंने किसी को डेलीगेट कर दिया। सो जहाँ पे मेरा टाइम बचता था एंड और काम ले सकता था, वो मैं डेलीगेट करते गया एंड नाउ वी हैव लाइक अ टीम ऑफ 15 पीपल। हमारा ऑफिस है इधर बॉम्बे में एंड वी आर वर्किंग विद सम रियली गुड क्लाइंट्स एंड काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें यहाँ से ग्रो करना है एंड नेक्स्ट ईयर तक वी आर एमिंग एट अ बिगर स्केल, 50+ 100+ पीपल इन द कंपनी। तो दैट इज़ अ स्मॉल gist of my entire journey and बाकी सब तो I think people are watching because I try to be consistent, मतलब डालते रहता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ and how I'm growing the company. तो I think that's all I would say. ओके, सो इसमें आप कुछ यूट्यूब चैनल्स बता सकते हो कि बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर लोगो डिज़ाइनर्स, कि किन पे हम लाइक रिलायबल, जो कि नॉलेजेबल भी हो, जस्ट ऐसा नहीं कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो, बट उनको पीछे की भी नॉलेज हो। Exactly. Got it. So there's this YouTuber called Abby Koenig. She is a fellow designer. She's a good friend of mine. She used to live in UK. अभी वो शिफ्ट हो गई है and she's gonna run her agency like worldwide. वो काफ़ी अच्छी है in the process of it, कि कैसे डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो करना होता है ना। There is this great guy called James Bernard. उसका YouTube पे अभी आया है वो, but his Instagram is very good. वो Instagram पे टिप्स एंड ट्रिक्स डालते रहता है in a very nice and funny way. आपको बोर ना हो, मज़ा भी आए, कुछ सीखने भी मिले. So that is very good. Then obviously we have, if you want to learn the software, जहाँ से मैं सीखा, I learned it from GFX Mentor. वहाँ से मैं सॉफ्टवेयर सीखा। बढ़िया है, जिसको हिंदी पसंद है वो हिंदी में सीख लेगा। बाकी इंग्लिश वाले भी चैनल्स है अलग अलग, बट मैंने हिंदी में ही सीख लिया था, 4 साल पहले सीखा था, तो उनके वीडियोस देख के सीखा।
एंड मतलब मैं भी डालते रहता हूँ, आई ट्राई टू अपलोड, बहुत इनकन्सिस्टेंट हूँ यूट्यूब पे, काफ़ी टाइम लगता है यूट्यूब वीडियो बनाने में, काफ़ी एनर्जी लगता है, बट आई ट्राई टू अपलोड। एंड अभी रिसेंटली हम एक नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं, हम एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर रहे हैं। हम जितने भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उनको उनका पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स लेके, उनके फैक्ट्रीज में जाके। अभी मैं रिसेंटली बैंगलोर गया तो वो कॉफ़ी का पूरा प्रोसेस मेकिंग एंड वो सब रिकॉर्ड किया। इससे क्या होगा, तीन चीज़ होगी। सबसे पहले जो यंग डिज़ाइनर्स है उनको सीखने मिलेगा कि लोगो डिज़ाइन मतलब सिर्फ वैसे बनाना नहीं होता है, कितना सब कुछ जाता है, रिसर्च एंड कितना काम जाता है। सेकेंड चीज़ है, इससे और क्लाइंट्स मिलेंगे, क्लाइंट्स देखेंगे कि चलो हम बढ़िया काम कर रहे हैं तो बढ़िया पैसे आएंगे और काम देंगे हमें। एंड थर्ड चीज़ ये होगी कि लेट्स से अभी हमने डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड में कॉफ़ी का ब्रांड के बारे में बात किया, तो लोग को कॉफ़ी का भी नॉलेज आ जाएगा कि कॉफ़ी कैसे बनता है, मशीन्स क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है बनाने का, पैकेजिंग एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं हम सॉल्व करने विद आवर यूट्यूब वीडियोस। एंड या आई मीन वैसे तो देयर इज अ लॉट ऑफ, बट दीज आर अ फ्यू। ओके, नहीं ये बहुत अच्छा है क्योंकि जितना हम उसको प्रीमियम दिखाएंगे कि ये फील्ड कितनी प्रीमियम है, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग की ना थोड़ी सी एक डार्क रियलिटी हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी अलग ही इमेज बनी हुई है। तो लाइक यू मेंशन इन वन ऑफ योर इंटरव्यू कि अभी क्या है, बहुत बेसिक सैलरी मिल रही है आज के टाइम पे। अगर हम गूगल करेंगे कि कितनी सैलरी होती है एक एवरेज लोगो डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर की, तो वो बहुत ही कम है, उससे भी कम है जितनी मेंशन है वहाँ पे। तो हमें उस इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा प्रीमियम दिखाना है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं बिल्कुल भी। जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज बनाती हैं लोगो, जैसे पेप्सी का, या तो उसकी वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितने स्केचेस बनते हैं एक लोगो के लिए, एक वेरिएशन के लिए भी 50-50 स्केच बन जाते हैं। तो वो चीज़ कहीं दिख नहीं रही है। तो ये सोशल मीडिया का एक अच्छा इम्पैक्ट किया है कि उसका हम डॉक्यूमेंट्री उसकी हम बना सकते हैं कि ये बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत होती है एक लोगो पे। कोई तो बोल देता है कि इसमें सिर्फ कलर ही तो चेंज कर रहा है, बट उसके पीछे कितना ज़्यादा काम होता है। तो जितना ज़्यादा जैसे आप दिखा रहे हो बहुत ही अच्छा है कि जितना ज़्यादा आप दिखाओगे ना उतना ज़्यादा ये एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट होगा इस लोग सीरियस लेंगे वो, लोग को लगता है मजाक है, बिल्कुल बिल्कुल कि लैपटॉप पे घर बैठे कोई भी काम कर सकता है, बट काफ़ी मेहनत जाता है। अभी अगर मैं कोई लोगो डिज़ाइन अगर 5 मिनट में कर लूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी 5 मिनट की मेहनत गई है, इसका ये मतलब है मेरे 5 सालों की मेहनत रिफ्लेक्ट हुई है ये 5 मिनट के अंदर, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट ये है कि अब जैसे एज अ पर्सन कि जिसने अभी स्टार्ट किया है, आपने जो यूट्यूब वीडियोस बताए मैंने वो देख लिए, उनकी प्लेलिस्ट देख ली, या आपके चैनल पे जो जो प्लेलिस्ट है वो मैंने देख ली, मैंने डॉक्यूमेंट्री देख ली कि किस टाइप से बिहाइंड द सीन होता है, फिर ये होता है। देन सीखने के बाद फिर आपने कहा कि पोर्टफोलियो बना लो, उसके लिए आपने वेबसाइट बताई कि एक फेक क्लाइंट अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा क्लाइंट है, ऐसे ऐसे करके वो आपने बना लिया। तो एक आपने पोर्टफोलियो बना लिया अपना सिंपल सा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, उसमें हम या तो मैं फ्रीलांस जर्नी की तरफ चली जाऊं, अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं फिर आई डोंट थिंक, जैसे मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इतना ज़्यादा ओपनली अगर आप मेरे से ऑफलाइन मिलोगे तो मैं इतना ज़्यादा ऐसे पम्प्ड अप नहीं होंगी बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट डाला जिससे लोगों ने आपको अप्रोच करा, बट अगर मैं वो नहीं कर सकती हूँ, मेरे को इंटर्नशिप करनी है या मुझे जॉब ही करनी है, तो उसका फिर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हाँ डेफिनेटली, सी सब के लिए बिजनेस नहीं है, नॉट एवरीवन कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। अगर सभी बिजनेस चालू करें तो काम कौन करेगा अंदर? तो हाँ, हायर भी तो आप उनको ही कर रहे हो। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट इजी, ट्रस्ट मी, बिकॉज क्या रहता है कि अभी मैं डिज़ाइन एजेंसी चला रहा हूँ, है ना, मेरे एम्प्लॉयज़ को फिक्स सैलरी मिलती है। अभी अगर कोई महीने क्लाइंट्स नहीं आए, एम्प्लॉयज़ को तो फिक्स सैलरी मिलेगी, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, सो एक काफ़ी सारा रिस्क फैक्टर होता है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली बेनिफिट्स होते हैं, बट रिस्क भी उतने होते हैं। तो इफ़ समवन इज़ इन अ स्टेट कि उनको एक सिक्योर जॉब चाहिए, उनको 9 to 5 के बीच में ही काम करना है, बाकी हॉबीज़ और उनके पैशन उसके अलावा टाइम पे काम करना है, उनको एक सिंपल टाइम बेस्ड लाइफ चाहिए कि अपने पेरेंट्स को भी इनफ टाइम दे, फ्रेंड्स को भी इनफ टाइम दे और इतने टाइम पे काम करे, और काम का भी इतना प्रेशर नहीं होता है, बिकॉज अगर आप कोई जॉब में हो, ठीक है, आपको जो काम दिया रहता है आप वो करते हो, एंड यू ट्राई टू डू योर बेस्ट इन दैट। बट अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको टेंशन होता है कि क्लाइंट्स अगर नेक्स्ट महीने नहीं आए, इतने इसके पेमेंट्स नहीं आए, ये क्लोज नहीं हुए, कोई नया हायर नहीं हुआ, बिजनेस ग्रो नहीं हुआ, सो इतना बर्डन रहता है, प्लस आप 24 आवर्स काम करते हो। सो सबके लिए नहीं बना है, बट देयर आर
बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में एज अ डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरीज मिल रहे हैं, बहुत वर्क लाइफ एंड द कल्चर इज़ वेरी गुड, यू नो, एंड सम पीपल प्रेफर दैट. And definitely I have this friend, his name is Sapta. He works in Swiggy and he's a design head, and I think he's a VP of design or something like that on Swiggy. Very big, very good post. And wo that he creates content also apart from his normal day job. So I mean that is a real hustler, you know, like वो एक day job भी कर रहा है स्विगी में, very big company. अभी वो लोग IPO भी हुआ, you know, public गए वो लोग. So it's very difficult for someone to do something like this, and not everyone can do. So I would suggest कि if you are someone looking for a secure job, a nice job, and ऐसा नहीं है कि I know कि salary starting में कम है, but वो exponentially grow होती है. Remember I told you starting में कि एक डिज़ाइनर था, उसका काम इतना बढ़िया था, मैं कुछ भी सैलरी दे दूँ उसको, जितना मांगेगा वो, है ना, 1 लाख 2 लाख कितना भी मांगता महीने का मैं दे देता. बट वो ये है कि आप अपने काम में अच्छे हो जाओ, फिर आपकी कंपनी आपके पीछे भागेगी, आपको नहीं पीछे भागना है कंपनी के, है ना. सो अगर आप खुद नहीं इतना कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेके, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि फॉर दिस फील्ड टू डू जस्टिस टू यू कैन नॉट. सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. देन क्लाइंट्स के लिए हमने कहा कि या तो आप आइदर सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो एंड डॉक्यूमेंट्री, देन आप जॉब कर सकते हो कहीं भी. तो जॉब के लिए आप वही पोर्टफोलियो अच्छा बनाओ, आप रेज्यूमेज, वही जो स्टैंडर्ड तरीका यही होता है आज के टाइम पे. कि इसमें एक और अच्छा ये कर सकते हैं कि जैसे लेट्स से कि मुझे स्विगी में इंटर्नशिप चाहिए, तो मैं स्विगी के ही कलर्स में, ब्रांड, उसमें जो ब्रांड कलर्स हैं उसी में ही अपना रेज्यूमे बनाऊं, उन्हीं के ही फॉर्मेट में. तो हो सकता है कि मैं आई कैचिंग एक मेरा रेज्यूमे बन जाएगा. तो ये भी हम इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने सीख लिया कि हाँ लोगो ऐसे बनता है, और मैं जैसे आपने बताया कि फेक क्लाइंट वाला वेबसाइट से मैंने कोई लोगो बनाया, और वो बाय चांस ना मैंने उसमें एप्पल का लोगो यूज़ कर दिया. एप्पल का जो शेप है मैंने एग्जैक्ट शेप बना के उसको ग्रीन कर दिया, और मैंने किसी क्लाइंट को भी भेज दिया वो. तो वो फिर मेरे पे केस तो नहीं कर देंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. तो उससे कैसे बच सकती हूँ? मतलब मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं कि ये जो है वो लॉ सूट मुझ पे नहीं आ जाएगा इस चीज़ का? There is this website called Global Brand Database. वहाँ पे आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एंड वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये ब्रांड मार्क, ये लोगो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का है कि नहीं. अगर उसमें नहीं मिले देन यू कैन ऑल्सो ट्राई गूगल लेंस से, शटरस्टॉक इमेज सर्च से. ये सारे टूल्स है कि आप चेक कर सकते हो कि ऐसा एग्जिस्टिंग है कि नहीं. एंड आई मीन या ये सारे वेज है. एंड ऑनेस्टली कि try not to do plagiarism. Plagiarism is a word दो, मतलब आई थिंक बहुत लोग को नहीं पता होगा. इट्स बेसिकली कि किसी का कॉपी करके अपना वर्क दिखा के उसको क्लाइंट को बेचना. अगर आप इंस्पिरेशन लेते हो, अगर आप अपने पैशन प्रोजेक्ट के लिए सपोज आपने इंस्पिरेशन लिया है और वो बहुत क्लोज है कोई एग्जिस्टिंग लोगों के लिए, दैट्स ओके. बट अगर आप कोई क्लाइंट के लिए कमर्शियली काम कर रहे हो, आपको एकदम माइंडफुल रहना है कि आप नहीं कॉपी कर सकते किसी का. अगर कोई आपने कॉन्सेप्ट खुद ही बनाया है बिना इंटरनेट देख के, बट बाद में आपने खोला और देखा कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सो इट्स ओके. यू नो, आइडियाज़ आते हैं, सबको आइडिया आते हैं. वो भी किसी को आइडिया आया होगा इसलिए अभी वो इंटरनेट पे है. सो ऐसे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है. सो इट्स ओके. यू हैव टू ट्राई हार्ड, और यू हैव टू ट्राई थिंकिंग डिफरेंट देन दैट. सम अप करते हैं, इसमें हम एक रैपिड फायर खेलेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, रेडी? या रेडी. Okay, so first question is कि best movies for designers. Watch Apple's documentary of Steve Jobs on Netflix. Netflix पे एक और शो है Abstract करके, उसके 2 सीजन्स है. उसमें सारे डिज़ाइन इंडस्ट्री कवर की है, नॉट ओनली ग्राफिक डिज़ाइन बट फैशन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल, यू नो, इंटीरियर, सारे डिज़ाइन कवर किए. तो Abstract करके एक शो है, काफ़ी अच्छा है. तो या Next question is most difficult client request you have faced. Most difficult. क्लाइंट ने बोल दिया हो We are कि भाई working with a client ऐसे right बना now. दो. नाम नहीं बता सकता. वो मतलब परेशान कर रहे हैं हमको पैकेजिंग के लिए, और मतलब कुछ ऐसा अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं. So I think that is the most difficult right now we are facing. तो इनसे, इस टाइप के क्लाइंट से बचे कैसे? मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें पहली मीटिंग में ही कि भाई ये क्लाइंट तो बहुत रुलाने वाला है? सो एक 2 चीज़ कर सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हो कि 5 या 6 से ज़्यादा रिविजन नहीं करेंगे. अगर रिक्वेस्ट हुआ है तो हम ज़्यादा चार्ज करेंगे. एंड एक और चीज़ डाल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में कि हम 1 महीने तक वेट, लाइक हमारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन इतना रहेगा, अगर इससे एक्सटीड हुआ क्लाइंट की वजह से तो
नया बिलिंग चालू हो जाएगा. सो ये दो चीज़ें, तो क्लाइंट हमें और पे कर रहा है, बट वो ये कि मतलब ये एक ही चीज़ें करे जा रहे हैं एंड इट्स जस्ट थोड़ा हेडेक बन जाता है. नेक्स्ट इज फर्स्ट लोगो जो आपने डिजाइन किया हो अपनी लाइफ का, लाइफ पहला का लोगो फर्स्ट किस चीज लोगो का आई था? वुड से एक फिक्शनल प्रोजेक्ट था फॉर अ कॉफ़ी ब्रांड. मेरे को कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो एक कॉफ़ी ब्रांड था कबूना करके, कबूना कॉफ़ी. मैंने बिहान से भी डाला हुआ है. मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो काफ़ी अच्छा था. अभी तक आई रिमेंबर कि क्या है. एक्चुअली दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, आई थिंक फर्स्ट ईयर में कॉलेज में. उससे पहले भी एक और मैंने डिज़ाइन किया था कॉल्ड नोनास पास्ता. मैंने स्कूल में डिज़ाइन किया था. मैंने एक्चुअली पूरा हैंड ड्रॉन लोगो बनाया था और उसके बाद डिजिटाइज किया. तो नोना मतलब ग्रैंडमा होता है इन इटली. तो नोनास पास्ता वो मेरा पहला लोगो था. फर्स्ट सैलरी क्या थी आपकी, मतलब फर्स्ट सैलरी एज अ लोगो डिजाइनर? फर्स्ट सैलरी आई वुड से एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मेरी थी 5,000 रुपीज़ एज एन इंटर्न. मैं एक मीडिया एजेंसी में एज एन इंटर्न था फॉर 3 months. तो 5,000 रुपीज़ सैलरी थी मेरी वहाँ पे. ओके, जो ये इंटर्नशिप्स होती हैं उसमें कुछ सिखाया भी जाता है कि ऐसे ऐसी इंटर्नशिप होती है? इंटर्नशिप में ऑब्वियसली आपको बहुत सीखने मिलता है. अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो मतलब आपको जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है. कंपनी चलती कैसी है, काम कैसे डेलीगेट होता है, रोल्स क्या होते हैं, एंड काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. ऑब्वियसली पैसे इतने नहीं मिलते बिकॉज इंटर्न इतना वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है कंपनी को. अगर कर रहा होगा तो उसको लोग कंपनी हायर कर देगी, बट इंटर्नशिप में काफ़ी एक्सपोजर मिलता है फॉर श्योर. कॉफी वाइल डिजाइनिंग और म्यूजिक वाइल डिजाइनिंग, कॉफ़ी मेरा which one म्यूजिक would you? चालू ही नहीं रहता है. मेरा लाइक इट्स डेड साइलेंट. मेरे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो एकदम शांति होती है. पता नहीं क्यों मेरे को म्यूजिक सुनना नहीं पसंद है. पॉडकास्ट सुन लेता हूँ अगर सुनना हो, अगर बहुत ही बोर हो रहा हो, बट कॉफ़ी तो फॉर श्योर पीता ही हूँ. ओके, वन कलर जो कि बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड है आज के टाइम पे लोगोस में, ब्लू कलर वेरी ओवर यूज्ड. हर लोगों में. हर लोग वो थोड़ा साइकोलॉजी भी हो गई है कि भाई ब्लू कलर से ट्रस्ट आता है, तो भाई ब्लू ही डाल दो लोगों में. हर लोग. मुझे लगता है कोई शेड छोड़ा है, कोई शेड बचा ही नहीं है ब्लू का जो हम यूज कर ले अपने लोगों में. हाँ, बचा ही नहीं है. वन थिंग यू हेट अबाउट बीइंग अ डिजाइनर? One thing I hate about being a designer that I cannot stop working. बिकॉज हमको पता पहले भी बताया कि जब भी बाहर जाता हूँ मेरा दिमाग चलता ही रहता है कि इसका फॉन्ट क्या होगा, रास्ते पे जा रहा हूँ ये मेन्यू कार्ड कैसा दिख रहा है. तो इट्स लाइक कि आपका ब्रेन फुल टाइम चला है, कभी स्टॉप नहीं होगा. दैट इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक. बिकॉज पता है बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो अभी काम से ब्रेक लेते हैं. मेरा ब्रेक आता ही नहीं है. इवन दो मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत सारी जगह, इंडिया के बाहर भी जाता हूँ, बट वहाँ भी काम चलता रहता है. सो आई लाइक इट ऑल्सो, बट दैट्स आई वुड से वन थिंग आई हेट ऑल्सो. ये इसका वो बोल सकते हैं कि एक डाउन साइड भी है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिनका जैसे मेरा भी थोड़ा, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर आप क्रिएटिव हो तो आप ओवर थिंक भी करते होंगे डेफिनेटली. आप ओवर थिंक करते हैं 100%. बहुत ज़्यादा ना? हाँ, तो ये डाउन साइड होता है कि जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं उनके पास आइडियाज उसी वजह से आते हैं कि आप ओवर थिंक करते हो, तो इस वजह से हम परेशानी रहते हैं हर टाइम. मोस्ट ओवर हाइप्ड लोगो ऑफ 2024? मोस्ट ओवर हाइप्ड लोगो, ओवर हाइप्ड या फिर ट्रेंड बोल सकते हैं हम कि ये लोगों का कोई ट्रेंड हो भाई, इस टाइप का कुछ टाइप फेस यूज हो रहा है बहुत I ज्यादा. would say that trying to go flat, like 2D flat logos काफी ट्रेंड पे है. वार्नर ब्रोस ने अपना लोगो 2D फ्लैट कर दिया, प्रिंगल्स अपना मैस्कॉट फ्लैट कर दिया, तो वो काफी ट्रेंड सारे ब्रांड्स ने पिकअप कर लिया. बर्गर किंग ने अपना लोगो फ्लैट कर दिया है. आपका सबसे फेवरेट लोगो कौन सा है? योर फेवरेट लोगो ऑफ ऑल मैंने टाइम? पहले भी बोला है, आई थिंक सिटी बैंक इज माय फेवरेट लोगोज ऑफ ऑल टाइम. काफी रीजन भी है इसके पीछे, बट आई थिंक ये रैपिड फायर क्वेश्चन है तो सिटी बैंक. नहीं, आप बता सकते हो इफ यू वांट. The logo picture, it's not just the logo of it, it's the story behind it. Paula Scher is a designer of Pentagram, and she made this logo within 15 minutes in the board meeting जो वो थी, and that logo got made, and that same 15 में जो उसने logo बनाया वो बिका for $1.5 million. So काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है of Paula Scher, and her work is very inspiring. So that is why it's one of my favorite logos. I think it's not just Citibank. I think I like Paula Scher so much as a designer कि वो उसका लोगो मेरा फेवरेट लोगो बन गया. So that's it. तो मैं देख रही थी कि पेप्सी का लोगो जो है उसके पीछे जो 2008 में बना था पेप्सी का लोगो, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें रिलेटिविटी का भी कॉन्सेप्ट है. देन देयर इज मोनालिसा. इमोशंस का भी है, अलग अलग इमोशंस जो होते हैं, अगर उसको अलग अलग तरह से हम देखेंगे पेप्सी लोगो को, तो वो बहुत सारे इमोशंस को भी
ठीक है, थैंक यू सो मच अनिक। और भी किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अनिक फॉर योर टाइम। Thank you for having me, and all the best to everyone watching this video. I hope you excel in whatever you do in life. Okay, thank you. थैंक यू। ओके, Yes. बाय बाय।